जो भी इंडियन क्रिकेट को जो है बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और जो काफ़ी बेहतर जानते हैं कि डोमेस्टिक को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं या फिर और वगैरह जो भी इंडियन क्रिकेट को ओवरऑल क्रिकेट को जो कोई बहुत बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं वो एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे और अगर वो सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को मानेंगे कि ये जो साइड है इंडिया की, जो ए साइड यहाँ पर खेल रही है एसीसी इमर्जिंग कप में, ये एक्चुअल में रियल में इंडिया की ए साइड नहीं है। बिल्कुल, ये वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि इंडिया की ए साइड जो है उसमें 4-5 और सीनियर प्लेयर्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े इवेंट्स पे, बड़े बड़े जगह पे जाकर मैचेस खेल चुके हैं और मोस्टली कुछ प्लेयर्स ड्रॉप आउट वगैरह भी होते हैं तो और कुछ प्लेयर्स फिर अंडर 19 और बाकी प्लेयर्स मिलाकर इंडिया की ये साइड है। इंडिया की ये साइड साउथ अफ्रीका गई थी, इंग्लैंड गई थी और उसके बाद अगर मैं बात करूँ शायद एक बार वेस्ट इंडीज़ भी, जिम्बाब्वे भी वो जा रखी है पहले। तो इंडिया की ये साइड डेफिनेटली इससे बहुत अलग है, लेकिन यहाँ पर ये इंडिया की आप कह सकते हैं कि इंडिया की बी साइड आप मान के चलें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की ए साइड की स्क्वाड ये नहीं है, उसकी स्क्वाड में और बड़े बड़े नाम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। इंडिया की आप कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली बी साइड के खिलाफ जिसमें अंडर 19 के प्लेयर्स भी हैं और कुछ आईपीएल के खेले हुए प्लेयर्स भी हैं, कुछ रणजी डोमेस्टिक खेले हुए प्लेयर्स हैं, उनको मिलाकर इंडिया ने एक साइड भेजी और इंडिया की उस बी साइड के खिलाफ आप नेपाल टीम का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किस तरीके का खराब परफॉर्मेंस उस टीम का रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर भी एवरेज जो लड़के हैं उनकी जो एज है वो ज़्यादा नहीं है। जरूर, बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसे नहीं है कोई 28, 30 साल के लड़के हैं, यहाँ पर भी बहुत ही मिनिमम एज है 25, 24, 26, कुछ एक आध 23 और 22 के भी हैं यहाँ पर, जो आज नहीं खेल रहे थे लेकिन स्क्वाड में ज़रूर वहाँ पर बने हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं उनके खिलाफ परफॉर्मेंस आपके सामने है कि किस तरीके का खराब परफॉर्मेंस टीम का यहाँ पर देखने को मिला है। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर इंडिया ने कहीं ना कहीं दी है, जो कि क्लियरली दर्शाता है इसी तरीके का डोमिनेशन लेवल जब इंडिया ये कर रहा इस मैच में। आज भी कुछ अलग नहीं रहा। जी हाँ, आप फिर से वही कह सकते हैं कि जैसे 18 जून जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू हुआ था, उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच खेला, उसका जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच टीम ने खेला तो वहाँ पर से हमने एक बात कही थी कि लड़कों ने जो है बहुत सारी गलतियाँ की हैं इस मैचेस में और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे आकर आप ये नहीं कह सकती हम सीख रहे हैं या फिर हम सीखते रहेंगे। और वो बयान हमारा लगातार कंटिन्यू रहा। 18 जून से हम आज की डेट पर आ गए हैं एंड 17 जुलाई, लगभग एक महीना यहाँ पर हो गया है। लेकिन उस एक महीने में उन लड़कों ने, जो लड़के वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहे थे, क्या लर्न किया वो आप ही खुद ही अपने आप में सोचिए और वो क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट और कोच को खुद सोचना चाहिए कि आखिर इस पूरे एक महीने के टाइम इंटरवल में आखिर उन प्लेयर्स ने लर्न क्या किया वो आपके सामने है। हमने पहले भी कहा था और अब भी हम कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे, लर्निंग ऐसे नहीं होती है। लर्निंग इस तरह से कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपसे ये गारंटी से कह रहा है, हम आपके सामने ये चैलेंज करना चाहेंगे। ये इमर्जिंग कप का हो गया लगभग, यूएई के खिलाफ तो खैर तोड़ देंगे, शायद ज़बरदस्त जीत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इमर्जिंग कप कंप्लीट हो गया। आप एक काम करिए, एक ठीक ऐसे ही लड़कों को बिठा के रखिए और ठीक एशिया कप में उतार दीजिए श्रीलंका के खिलाफ। आप देखिएगा, आपको लगेगा नहीं यहाँ सीख के गए तो वहाँ पर लड़के अच्छा खेलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई लर्न नहीं हुआ, ऐसे लर्न होता नहीं है। लेकिन हाँ, इसी बीच में, इसी जुलाई अगस्त के बीच में लड़कों को आपने 15 दिन के लिए श्रीलंका में भेज दिया। वहाँ पर किसी रेगमी क्रिकेट क्लब या फिर जो भी अच्छी डोमेस्टिक क्लब टीम्स हैं उनके खिलाफ 4 मैच, 5 मैच, 6 मैचेस का प्रैक्टिस गेम करा दिया और 15 दिन से लड़के उसी माहौल में है, लगातार खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वगैरह। आप रिजल्ट देखिएगा, एशिया कप की सीनियर टीम के खिलाफ इससे बेहतर खेलेंगे जो इमर्जिंग एशिया कप में। बिल्कुल सर, तैयारियां ऐसे होती हैं, लर्निंग ऐसे होती है। आप प्लेटफॉर्म पे जाकर बोलते हैं हम लर्न करने के लिए आए हैं, ये बहुत ही बचकाना सा लगता है। एंड आज के परफॉर्मेंस की बात करें, कुछ अलग नजर नहीं आया। जो पहले मैच में दिखा लगभग वही सेम है। उसमें सोमपाल और प्रतीश जीसी सेवियर थे, इस मैच में रोहित पड़ल, गुलशन झा सेवियर हो गए। बात एक ही रही है, ऊपर का टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा गया। फेस बाय फेस पहले जान लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे शॉर्ट सिलेक्शंस की। यहाँ तक कि जो प्लेयर चले हैं उन्होंने भी वही वापस से गलती दोहराई जो वो गलती वापस से लगातार दोहराते आ रहे हैं अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर 1 से 10 ओवर की बात करें तो 37 पे 5 विकेट थे और आधी टीम पैवेलियन लौट चुकी थी सिर्फ 10 ओवर में, पावर प्ले 1 में। और अगर पावर प्ले 2 की बात करें 11 से 40 ओवर के बीच में, तो यहीं पर टीम ऑल आउट हो गई। टीम ने 130 रन और जोड़े और 5 विकेट अपने और गंवा दिए और 167 रन पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और यहाँ ओवर भी 40वें ओवर पर जाकर ऑल आउट हुई, 39.2 ओवर, जिसमें कि 141 डॉट बॉल भी शामिल है।
है। बिल्कुल, आप पहले मैच को देखिए, 37 या 38 करीब ओवर खेले थे, यहाँ पर 39 ओवर, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। 173 या 178 करीब करीब बनाए थे, 169, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, उल्टा और डिग्रेड हो गया रन्स। तो उसके बाद फेस बाय फेस में वही हाल रहा जो उसमें हमें देखने को मिला था। बाद में सोमपाल और प्रतीश ने बचाया था, इस बार रोहित और गुलशन ने बचाया, तो कोई अलग कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। उसके बाद डॉट बॉल्स का भी वही हाल रहा, यहाँ तक कि आउट होने के तरीके भी लड़कों ने वही ढूंढ लिए जो उन्होंने पहले मैच में ढूंढे थे। यानी अगर आप देखेंगे बड़ी पिक्चर पर, तो पहले मैच से लेकर दूसरे मैच में ना ओमान ने कोई इंप्रूवमेंट दिखाई, ना नेपाल ने, और ना ही यूएई के उस यंग प्लेयर्स ने। उनके बारे में भी आगे बात जरूर होगी। अब यार शॉट्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपके सामने कुशल बुरतेल का विकेट हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, एंड क्लियरली एक बहुत बड़ी कमजोरी कुशल बुरतेल की निकल आई है। अंदर आती हुई गेंदों पे पूरी तरह से कुशल बुरतेल जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, अनकंफर्टेबल नजर आते हैं, और ये एक बहुत आसान और सॉफ्ट टारगेट होता जा रहा है। जैसे जैसे अगर सामने वाली टीमें उनके बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगी, डेफिनेटली अंदर आती हुई बॉल में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमने देखा, पहले मैच में भी देखा, और आज भी कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, पैरों की कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा एक तरीका कहीं ना कहीं आने वाली जो वर्ल्ड क्रिकेट साइकिल है अगली एसोसिएट के लिए, ये एक अच्छा तरीका है। अगर एसोसिएट भी इसे अपनाना चाहे तो शायद कामयाब हो सकते हैं, अगर कुशल इस पे काम नहीं करते। बिल्कुल, अगर उन्होंने वर्क नहीं किया इस पर, शायद उनकी कमजोरी कहीं ज़्यादा लंबे वक्त तक ना चले। अगर काम करेंगे तो बेहतर है। लेकिन आज भी सिमिलर वे में आउट हुए हैं, अंदर आती हुई बॉल पर पड़ी और बॉल ने एंगल बदला और सीधा अंदर आई, वो जज भी नहीं कर पाए, इतनी और तेज़ आई। ऐसा नहीं कि 125 या 128 किलोमीटर की स्पीड से बॉल अंदर आ रही है, 135 के तकरीबन की स्पीड से बॉल अंदर आई है, और बहुत तेज़ी के साथ LBW की अपील हुई और अंपायर ने क्लियर आउट किया। कोई नाता ही नहीं है, कहाँ बल्ला है कहाँ पैर जा रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है बल्ला और किस टाइम में सामने लाना है या क्या लाना है, कहाँ मुझे प्लेट करना है, बैक फुट पे जाना है या फ्रंट फुट पे जाना है, ये वो इतना जज ही नहीं कर पा रहे हैं इतनी तेज जब बॉल ऑल ऑफ अ सडन आ रही है। बिल्कुल, तो ये हाल रहा कि लगातार अंदर आती हुई बॉलों पे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी होगा, वरना क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में बहुत ही आसान एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाएगा अगर उन टीम्स ने रीड भी किया है, अगर वो देख भी रहे हैं कि हाँ कुशल बुरतेल जो अंदर आती हुई बॉलों में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद आसिफ की बात करें, इतना खराब शॉट, एंड को फिर से वही खराब शॉट, ये आपकी स्क्रीन पे है, आप जरा बैट देखिए कितनी दूर जाकर चेस किया है उन्होंने। जो नीली पट्टी है वाइट बॉल की, उसके आसपास जाकर बदला लेकर गए हैं वो, और उसमें भी पैरों का कोई मूवमेंट नहीं। बिल्कुल सर, वहीं पर जमकर वो एकदम बाहर इतनी वाइड जाकर मारने वाली बॉल को इसमें आराम से डीप किया सकता था, फिर से दोबारा गलती करी है। आप कह सकते हैं कि बॉलर्स ने अच्छी बाउंस पे रखी है, लेकिन जिस तरीके की ये जो आउट्स हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें बचा जा सकता था। कुशल बुरतेल की पैरों की मूवमेंट होती, वो पिचिंग माफ कीजिएगा इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ हो जाता, वो अंपायर आउट नहीं देते अगर उनकी पैरों की मूवमेंट वहां होती। उसके बाद आसिफ जरूरी नहीं था, बॉल आ रही थी, कोई बात नहीं, आप बल्ला उठाइए, लीव कर दीजिए, ये बॉल निकल जाती। उसके बाद अगले विकेट की मैं यहाँ बात करूँ, देव खन्ना। अगर मैं यहाँ पर जी हाँ देव खन्ना की अगर मैं बात करूँ, अब आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने बॉल को, बॉल की जो बाउंस है वो लगातार देख रहे थे, क्योंकि वो तब तक खेले थे इस तरफ। आसिफ वहाँ पर आउट हुए, कुशल बुरतेल आउट हुए, और बीच में काफ़ी बाउंसी बॉलें थी, यहाँ तक कि उन्हें भी 1-2 बाउंसी बॉलें मिली थी, अच्छी खासी हाइट पे आ रही थी। वो लगातार उस चीज़ को देख रहे थे। उसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरह से बॉल आ रही है, क्लियरली इस बॉल पे उन्हें पुल शॉट लिए जाना चाहिए। क्लियरली यहाँ तक उनके बॉल आई, सीने के आसपास तक उनके बॉल आई, उन्हें इस बॉल को पुल शॉट खेलना चाहिए था, जिसकी वजह से आराम से शायद वो 2 रन या फिर बाउंड्री भी उस पर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने जजमेंट में देखी। लेकिन हम यहाँ पर देव पे ज़्यादा हाश नहीं होंगे, जरूर, क्योंकि देव को मौके इतने मिले नहीं। आसिफ, कुशल और बाकी रोहित वही तो ढेरों मौके मिल रहे हैं, इतना ही मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन देव से ये गलती हुई है, ये जजमेंट में कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये हमने आपके सामने हाईलाइट किया, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। देव पे हम हाश नहीं होंगे, उनके मौके मिलने चाहिए, बहुत अच्छे टैलेंट हैं मौके। हाँ, अगर उसके बाद मौके मिलने के बाद उन्होंने डिसअपॉइंट किया तो उन पर हम बात जरूर करेंगे। उसके बाद एक और विकेट की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, भीम शाह की। एंड ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भीम शाकी का जो आउट है, कितनी ज़्यादा बाहर जाकर इसे भी चेस करने की कोशिश की गई है, और पैर वहीं के वहीं जमे हुए हैं जैसे फेविक्विक का इस्तेमाल किया गया। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा कोई पैरों में मूवमेंट नहीं आया, अच्छा मुहावरा दिया आपने, क्योंकि वहीं खड़े होकर खेलना चाह रहे हैं प्लेयर। ये प्लेयर को सीखना होगा कि प्लेयर आखिर जमा क्यों नहीं रहे, क्या परेशानी है, आखिर समझ में नहीं आता है। पैर वही गलती बार बार, आप पिछला हमारा एनालिसिस उठा के देखिए, हमने कहा था पैर जमे हुए हैं, बाहर जाते हुए छेड़ रहे हैं, और दूसरे एनालिसिस में भी पैर जमे हुए हैं, बाहर जाते हुए छेड़ रहे हैं। कहाँ इंप्रूवमेंट, कहाँ लर्निंग है?
ये बहुत अपने आप में एक बहुत पुअर परफॉर्मेंस है बैट्समैन की। यहाँ पर जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, अपने आप को अपने आप पर झांकने की ज़रूरत है खुद पर, कि हम कितने ज़्यादा ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, कितना पुअर क्रिकेट खेल रहे हैं हमें मौके मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इवेंट हमारे सामने आ रहे हैं। और इस तरीके का क्रिकेट जब आप इतने बड़े बड़े दूसरी एक तरफ आपको मौके मिल रहे हैं और दूसरी तरफ जब मौके नहीं मिलते हैं तब सब कहते हैं कि मौके मिले। जब आपने खुद मेहनत से कमाया है, घर बैठे हुए आपको ये मौके नहीं मिले, आपने खुद ही उस मौके को मेहनत से कमाकर आप इतने ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, इतने घटिया तरीके से वेस्ट कर रहे हैं कि शर्म आती है कि इस तरीके का परफॉर्मेंस एक टीम दे रही है। कोई फाइट नहीं है, कोई एक मज़ा नहीं है, कुछ टक्कर नहीं है, दूसरी टीम को अपने आप दोनों का लेवल मैच कराने का कोई यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट ही नजर नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने मेहनत से कमाया हुआ, आपने सही कहा, मेहनत से आपने प्लेटफॉर्म्स कमाया। मुझे याद है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाने से पहले रोहित ने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नेपाल में, जब वो सी ऑफ हो रहे थे जिम्बाब्वे के लिए, तब उन्होंने कहा था कि हम वहाँ सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे इन इवेंट्स पे, हम वहाँ जाकर कुछ साबित करना चाहते हैं। डेफिनेटली अभी तक वो साबित का स भी जो है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, चाहे वो जिम्बाब्वे की बात करें या फिर इस इमर्जिंग एशिया कप में। और इमर्जिंग एशिया कप में ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें जो है 3 प्लेयरों को छोड़कर पूरी की पूरी फौज वही है जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलने गई थी और जो लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस भी खेल रही है इस साल। अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई एक्सक्यूज बन ही नहीं सकता। ये बात हो गई इन प्लेयर्स की। कुशल मल्ला डेफिनेटली कुछ और भी आप बैटिंग ट्राई करिए, कुछ और भी ट्राई करिए। आप सोचेंगे हर बार मेरे जोन में बॉल आएगी, मैं हवाई फायर मारूंगा तो 20-25 कर लूंगा और पवेलियन चला जाऊंगा, इससे बात नहीं बनेगी। आपको और अलग अलग तरीके के शॉट्स सीखने होंगे, अलग अलग तरीके के अपने पैरों की मूवमेंट सीखनी होगी। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपने एक आध इनिंग में 20-25-50 मार दिए, फिर उसके बाद 2-3 इनिंगों में 20-20 15-15 मारकर कभी कभी इसे 0-5 पे आउट हो गए, इससे बात नहीं बनने वाली। आपको सीखना होगा और ज्यादा। सिर्फ आपके स्लॉग एरिया में बॉल आएगी, स्पिनर आएंगे तो आप हवाई फायर करेंगे, एक आध छक्का लग जाएगा, इससे काम नहीं बनेगा। इससे फिर आपका क्या करियर लंबा नहीं होगा। बिल्कुल 80-20 नहीं है जहां आपने 25-20 मारा तो गेम का रुख बदल दिया। तो इससे क्या है 50 ओवर में आपका लंबा करियर नहीं होने वाला। अभी आप कितने भी स्ट्रांग तरीके से पैर जमा चुके हो टीम में, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हो। हमने पहले ही कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो शुरू हो रहा है और जो खत्म होगा, आपको डिफरेंट प्लेइंग 11 नजर आएगी नेपाल की, एक आध प्लेयरों को छोड़कर जो बहुत ही सीनियर जैसे संदीप वगैरह है, तो बहुत ही हाई कैलिबर के प्लेयर हो गए। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, रोहित पटेल ने फाइनली एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है। जरूर, फाइनली शुरू से लेकर जितनी देर वक्त तक उनकी इनिंग रही है बेहतर रही है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने आज के गेम में भी अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। बिल्कुल जी, ये अच्छी बात है उनकी कि इस गेम में भी उनका स्ट्राइक रेट जो 75 के ऊपर था। अच्छी इनिंग रही। कुछ आगे बढ़कर उन्होंने शॉट्स खेले, थोड़ा बॉलर में प्रेशर बनाने की कोशिश की, सिंगल डबल्स उन्होंने निकाले, कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। एक चीज यहाँ पर वापस हम कहना चाहेंगे, गलती आखिर एट द एंड उनसे भी वही हो गई जो वो लगातार करते हुए आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो बॉल पे आउट हुए थे, जो मेरे ख्याल से सिंधु की बॉल थी, जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आए थे, क्योंकि उस वक्त तक डेफिनेटली एक चीज़ और है कि और भी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो बॉलिंग कराकर गए थे वहाँ से। अभिषेक की मैं बात करूं और उसके बाद मानव की मैं बात करूं, वही बॉलिंग कराकर गए थे। तो वहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा था कि पिच पे जो है हल्की फुल्की टर्न जरूर हो रही है और डेफिनेटली उस बॉल को लीव किया सकता था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी इनिंग आज रही। अब ज़्यादा भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत खराब रहा, ये रहा। आपने कम से कम उन्हीं की बदौलत फिर से पहुंचे तो एक बेटर इनिंग रही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कैप्टन है तो आप पे थोड़ा सा और जिम्मेदारी आ जाती है और ज़्यादा प्रेशर आप पे आ जाता है। 60 नहीं, हमें 100 चाहिए था आपसे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा की बात यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद उस बॉल को लीव किया जा सकता था। ये देखने के बाद क्योंकि रोहित पटेल काफी वक्त से खेल रहे थे तो वो समझ रहे थे कि पिच में पड़ने के बाद बॉल मेरे लिए बाहर निकलेगी क्योंकि लेफ्ट हैंडी है, तो इसीलिए उस बॉल को लीव किया था तो बेहतर होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी एक अच्छी इनिंग रही है। गुलशन झा ने 38 रन जरूर किए, लेकिन फिर से हम यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि विकेट उन्होंने भी अपना थ्रो कर दिया। जी हाँ, रोहित पटेल और आपने इतनी अच्छी एक पार्टनरशिप की, यहाँ पर आपने इनिंग जमाई और उसके बाद अब वक्त था कि गुलशन झा को अब बाकी सारे लोअर ऑर्डर और टेल एंडर्स के साथ मिलकर आराम से सिंगल्स के साथ वहां पर जाना था। आपको 1-2 सिक्सेस मिल गए, यही लालच की बात होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत हार्श एनालिसिस है। बिल्कुल नहीं, हार्श नहीं। यही हार्श एनालिसिस अगर कोच सर करें और उस पर काम करें, आप रिजल्ट देखिएगा लड़कों का बिल्कुल क्या कहेंगे है ना। गुलशन का शॉट आपने देखा है, सिंधु ने बॉल डाली, एक तो छक्के आए थे उससे पहले, उन्हें लगा फिर से मैं हवाई फायर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉल में वेरिएशंस भी होती हैं, बदलते भी हैं, बॉल जरूर बदलते हैं। और आप एक अच्छे साइड के खिलाफ खेल रहे हैं। जो लड़के रणजी खेलते हैं, विजय हजारे खेलते हैं आईपीएल में, खैर वो छोड़िए, आईपीएल कोई एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, लेकिन जो रणजी वगैरह है,
विजय हजारे है, ईरानी ट्रॉफी है, तो ये सब खेल कर आते हैं वहाँ पर। तो वो अलग से उनका एक्सपीरियंस है, इतना लंबा डोमेस्टिक खेलते हैं। फिर उनके सामने अगर आप सोचेंगे कि ये एक बॉल इन्होंने ये डाली थी, मैंने छक्का मारा था, दूसरी बॉल में सेम सिमिलर है तो छक्का ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो लगती है कि हाँ ये भी स्लॉट में आ रही है, शायद वो बॉल हो सकती है, लेकिन क्या पता कुछ और हो, फ्लिपर हो, दूसरा हो, कैरम हो, क्या हो, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है और बैट्समैन ने धोखा खाएगा, और यही होगा जो गुलशन झा के साथ हुआ है। बिल्कुल, तो गुलशन झा से डिसअपॉइंट जरूर है डेलीकेट यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपने एक बार सजाया रोहित के साथ, अब आपके पास लगभग 3 विकेट थे शायद, शायद 3 विकेट थे, नहीं मेरे ख्याल से 4 विकेट थे। रोहित जब गिरे थे तो शायद 6 विकेट हुए थे, 4 विकेट बचे हुए थे। आप आराम से टेल एंडर्स और जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन एक ही बचे थे लोअर ऑर्डर के, शायद पवन श्रॉफ, उसके अलावा आराम से आप उसको इनको खींचकर 45-46 या हो सके तो 50 ओवर तक लेकर जा सकते थे। जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा हर बॉल पे हवाई फायर करने की, ये अपने आप में एक सीखने की जरूरत है। क्या हम गुलशन झा से सिर्फ 35-40 चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर, कोई भी फैंस या कोई भी कोच सर भी जो वो कहेंगे गुलशन नहीं आपका काम सिर्फ 30-35 का है, उतने मार के आप आ जाओ, भले ओवर छूट जाए। नहीं, मुझे लगता कि ना ये फैंस ये चाहेंगे, नहीं वो 30-35 नहीं, बड़ी इनिंग्स कहीं ना कहीं देखनी होगी आपकी तरफ से भी, स्पेसिफिकली जब ओवर्स बचे हो। जरूर, जी हाँ, अब ये नहीं कि अब ओवर्स नहीं बचे हैं तो कहां से 30-50-60 करें, ओवर्स बचे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद पवन श्रॉफ, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन किस बेसिस पर लिया गया था उन्हें तो वो समझ में नहीं आता। खैर जो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं वो भी कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पवन के बारे में भी क्या ही कह सकते हैं, जो इतना वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इतना क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेले, जब वो इतने खराब शॉट्स पे आउट हो रहे हैं तो हैरानी बड़ी बात नहीं है। तो 469 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एंड बॉलर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इतना भी क्या कह सकते हैं हम, स्कोर हर बार बॉलर्स को लेकर ये टारगेट करना, कई ऐसे अच्छे मैचेस हैं जो बॉलर ने वापसी कराने की कोशिश की है, नेपाल को जिताए हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो बैट्समैन ने ज़्यादा शायद मैच हरवाए हैं और बॉलर्स के, नेपाल के, बिल्कुल नेपाल की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो बॉलर्स पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है। अगर आप एक अच्छा स्कोर दें, जो पिच 260 की है, आप वहाँ पर 150 रन बना रहे हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि वो पिच अचानक से कुछ बदलाव आ जाए, वो पिच ऐसी हो जाए, वैसी फट जाए, पिच खराब हो जाए? ऐसा नहीं होता। क्वालिटी पिचेस हैं, बहुत अच्छी पिचेस हैं। 260 का पिच है, आप 150 बनाएंगे तो ये बैट्समैन का फॉल्ट है, ये बॉलर का फॉल्ट नहीं है कि बॉलर ने कहा हो आपसे कि आप 150 दे दो, हम डिफेंड करके दिखा देंगे। फिर भी पिछले मैच में 6 विकेट गिरा दिए थे। बिल्कुल, देखिए कोशिश की ना, बिल्कुल। तो बॉलर्स करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब वो देखेंगे स्कोर दीजिए, बस यही है कि आप टारगेट ही नहीं देंगे तो सॉरी, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते बॉलर से। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्लिनिकल डोमिनेटिंग विन रहा है। एंड हमारा बात कर रहे थे जब 169 के बाद जब इंडिया बैटिंग करने आ रहा था तो हमारा बात कर रहे थे कि अगर ओपनर्स यहाँ पर चल गए तो ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। शायद हमें 7 बजे के आसपास ये मैच खत्म होने मिलेगा, और एक्जैक्टली वही हुआ। देखिए आप ओपनर्स चले। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा आपसे, अमूमन हम बात करते नहीं है, लेकिन चलिए एक बार अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, अभिषेक और सुदर्शन की इनिंग आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी नहीं, अरे वाकई में कमाल के टैलेंट है। वो तो खैर हम जानते ही है, डोमेस्टिक में हमने बहुत देखा है, क्योंकि हम डोमेस्टिक को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। विजय हजारे, ईरानी, ये सब बहुत बहुत बेहतरीन लगते हैं ये ट्रॉफीज। तो वाकई में हमें कोई हैरानी नहीं है कि ये लोग ऐसा खेल रहे हैं, वैसा खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो घर की बात है कि इनको फॉलो करना है या ये करना। बहुत बहुत अच्छा है, बेहतरीन इनिंग रही है। बाउंड्रीज जो मारे हैं इन्होंने सब डाउन द ग्राउंड है, ग्राउंडेड शॉट्स हैं, और पैरों का अच्छा इस्तेमाल था, इस्तेमाल था, हल्के बल्ले से बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। तो कमाल की बल्लेबाजी रही है और बहुत बेहतरीन खेले। बिल्कुल, एक चीज मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ललित राजवंशी जब अपना पहला ओवर कराने के लिए आए थे, आप जानते होंगे कि ललित जो है वो हवा में बहुत स्लो बॉल रखते हैं, बहुत स्लो बॉल रखते हैं हवा में, उनकी आदत है, जो कि बहुत बेहतरीन वो कराते हैं, इससे उनको काफी इकोनॉमिकल विकेट्स भी मिले हैं। तो जब वो हल्की बॉल रख रहे थे, वो जितने हल्की बॉल रख रहे थे उतना ही हल्का बैट अभिषेक और सुदर्शन का आ रहा था, जो ललित ने ओवर खत्म होते ही मेरे ख्याल से रोहित की तरफ इशारा करके कहा कि बॉल तो मैं हवा में जरूर रख रहा हूँ, लेकिन उनका बैट भी बहुत स्लो आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए आप किस तरह से एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, जबकि वो ऐसे नहीं कोई 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं अभिषेक और सुदर्शन भी, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस था उन्होंने कहा क्योंकि इस तरीके की फ्लाइट जो हल्की हवा में होती है उसमें आपका बल्ला भी बहुत स्मूथली आना चाहिए, और वो अभिषेक वो देखकर डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। मैंने एन से भी कहा कि देखिए ये इसी लगभग सेम एज ग्रुप के कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन देखिए इनके अंदर जो परफॉर्मेंस है कहाँ से आया, डोमेस्टिक क्रिकेट से। बिल्कुल वही हम कहेंगे, यकीन मानिए डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी तरह से काया पलट कर सकता है नेपाल क्रिकेट का। एक से बढ़कर एक टॉप टैलेंट है, लेकिन उस पर नरिश नहीं होता, इसलिए बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते। लेकिन डोमेस्टिक पे हम वही कहेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कराइए, इस चीज़ से मत भागिए, बहुत टॉप रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। फिलहाल इस
एनालिसिस में इतना ही। वहीं पे यूएई की बात करें, बहुत क्लिनिकल जी रहा, हाँ, बहुत ही मामला बहुत क्लिनिकल ज़्यादा। रहा। पहले बहुत बुरा हाल किया, 309 रन पाकिस्तान ने बनाए, ऑल आउट जरूर कर दिया यूएई के बॉलर्स ने उन्हें, 4 या 3 बॉलें जी बची थी, हाँ, लेकिन जी खुद भी 126 रन के अंदर कुछ नहीं, बेकार एकदम। ऑल आउट हो गई। कोई इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, यानी यूएई, ओमान और नेपाल तीनों ने जरा सा भी इंप्रूवमेंट नहीं बिल्कुल दिखाया अपने बिल्कुल मैच 1 से मैच 2 को लेकर, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी कुछ प्रॉमिसिंग नहीं, नजर नहीं आया। वो आप बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ इंप्रूवमेंट दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, इस तरह के एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ डेल क्रिकेट मिलेगा और कहीं भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।